लास्ट क्लास में इंटरनल एड्स पढ़ा रहा था मैं। लास्ट क्लास में आपको इंटरनल एड्स पढ़ा रहा था इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। मैं लास्ट क्लास में आपको इंटरनल एड्स पढ़ा रहा था इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो उसमें मैंने सबसे पहले टाइटल पढ़ा दिया, फिर मैंने प्रीएम्बल पढ़ा दिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हेडिंग्स एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। सर देखो, एक जो लॉ होता है वो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है। लॉ जो होता है, जैसे कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं। 29 एक्ट में, मैं अपनी बुक की बात नहीं कर रहा, एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं। उनमें से पहले 10 चैप्टर हमने इंटर लेवल पे पढ़ डाले। तो कंपनीज एक्ट में चैप्टर कैसे डिवाइड होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शंस आर ग्रुप टुगेदर। जो सिमिलर नेचर के सेक्शन है उनको साथ में ग्रुप कर देते हैं। दैट ग्रुप इज कॉल्ड अ चैप्टर एंड ईच चैप्टर इज गिवन अ नेम। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरीज, चैप्टर 2 incorporation of company and matters incidental thereto, chapter 3 prospectus and allotment of securities, chapter 4 share capital and debentures, chapter 5 acceptance of deposit, chapter 6 registration of charges, chapter 7 management and administration, chapter 8 declaration and payment of dividend, chapter 9 accounts of company, chapter 10 audit and auditors. each chapter is given a name. तो वो जो चैप्टर का नाम है उसको बोला जाता है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। अब सवाल उठा, क्या जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर की हेडिंग है, चैप्टर का टाइटल है, उसको लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम लिया जा सकता है क्या? समझ गए कहानी? समझ गए कहानी? पहले हेडिंग समझो क्या होती है। पहले हेडिंग समझ गए क्या होती है? मैंने सिर्फ अभी हेडिंग समझाई है क्या होती है। मैंने नहीं समझाया कि लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, ऐसा मैंने नहीं बताया अभी। बोलो आ रहा है? मीनिंग ऑफ हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। अ नंबर ऑफ सेक्शन जो किससे रिलेटेड है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। कवरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर ग्रुप टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ चैप्टर। ईच चैप्टर इज गिवन अ हेडिंग। और सर वो हेडिंग रिप्रेजेंट करती है, वो हेडिंग रिप्रेजेंट करती है उस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट विच रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर डेल्ट विद इन द चैप्टर। 2 एग्जाम्पल ले लो, लिख लेना, ये अभी काम आएंगे समझने में। चैप्टर 9 जिसकी हेडिंग है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, और चैप्टर 10 जिसकी हेडिंग है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। लिख लिया बेटा? ठीक है। अब सुनो मेरी बात। सर हेडिंग के ऊपर 2 ओपिनियन चलते हैं। मतलब हेडिंग में क्या है, कंट्रोवर्सी है। कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। मेरे हिसाब से सब लोग अपनी जगह सही हैं। तो अपने को पेपर में ये नहीं बताना कौन सा ओपिनियन सही है कौन सा गलत है, दोनों लिख के आने। मैं क्या बोल रहा हूं, हेडिंग में 2 व्यू चलते हैं, वन व्यू और अदर व्यू। क्लियर है क्या? सर वन व्यू तो ये चलता है, सुनो, वन व्यू तो ये चलता है, बोले हेडिंग को लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, बात खत्म। एक व्यू तो बोलता है ना साहब ना, हेडिंग तो की टू इंटरप्रिटेशन है। की मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन है। तो बोले हेडिंग तो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आनी ही आनी है, चाहे लिटरल मीनिंग क्लियर हो चाहे लिटरल मीनिंग क्लियर ना हो। वन व्यू तो बोलता है लिटरल मीनिंग क्लियर है तो बहुत बढ़िया जोरदार, नहीं क्लियर है उससे भी जोरदार, बोले हेडिंग तो काम आएगी। वन व्यू तो ये बोलता है। अदर व्यू बोलता है गलत बात, बोले गलत। अदर व्यू बोलता है अगर लिटरल मीनिंग क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, लिटरल मीनिंग को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो बोले हेडिंग काम नहीं आएगी। लेकिन अगर लिटरल मीनिंग एम्बिग्यूअस है, लिटरल मीनिंग में कोई वेगनेस है, तो फिर आप हेडिंग को यूज करके उस चैप्टर का ऑब्जेक्ट या पर्पस पता लगा सकते हो और उस ऑब्जेक्ट या पर्पस के अकॉर्डिंग लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकते हो। लेकिन हेडिंग भी एक्ट के क्लियर मीनिंग को चेंज नहीं कर सकती, हेडिंग भी एक्ट के क्लियर मीनिंग को ओवरराइड नहीं कर सकती। दोनों व्यू में फर्क क्या है? एक व्यू तो बोल रहा है हेडिंग काम लेनी लेनी है, और दूसरा व्यू बोल रहा है लिटरल मीनिंग क्लियर है तो नहीं लेनी, लिटरल मीनिंग क्लियर नहीं है तो लेनी। और ये जो सेकंड व्यू है, यही सेम व्यू टाइटल पर है और यही सेम व्यू प्रीएम्बल पे है। बोलो आया? नहीं आया?
हेडिंग के दोनों व्यू समझ में आए? लेकिन सर एक बात याद रखना, मैं ये साइड में लिखाऊंगा ऐसे छोटा सा एरो लगा के, एक ग्रुप ऑफ सेक्शंस की हेडिंग यानी एक चैप्टर की हेडिंग दूसरे चैप्टर को इंटरप्रिटेट करने में काम नहीं आ सकती। चैप्टर 9 की हेडिंग चैप्टर 10 का इंटरप्रिटेशन करने में, या चैप्टर 10 की हेडिंग चैप्टर 9 का इंटरप्रिटेशन करने में काम नहीं आ सकती। ध्यान रखोगे? तो आपसे कोई पूछे क्या हेडिंग लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगी, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू वन व्यू अ हेडिंग इज अ प्रियम्बल है। बोले ये प्रियम्बल है, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का टू द प्रोविजंस फॉलोइंग इट, एंड देयरफॉर हेडिंग इज ट्रीटेड एज अ की टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शंस कवर्ड बाय इट। इसके आगे लिखना देयरफॉर heading must be used, therefore heading must be used in interpretation of law, therefore heading must be used in interpretation of law, therefore heading must be used in interpretation of law। बोलो आया? अब अदर व्यू क्या बोलता है? the other view considers that headings may be referred to only when, heading may be referred to only when the enacting words are ambiguous। बोले अगर enacting words क्या है? ambiguous है, तो ही heading काम आएगी। enacting words यानी literal meaning। thus if the words used in a statute are clear and unambiguous and capable of bearing one meaning only, the heading cannot be used। क्लियर है क्या? सर इसके आगे लिखो या पढ़ी लो फर्दर, हेडिंग कैन नीदर कट डाउन, कट डाउन मतलब खत्म नहीं कर सकती, ना एक्सटेंड कर सकती प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट। क्लियर है? अब एक चीज कॉमन लिखेंगे, ये पॉइंट देखो पेपर में फर्स्ट पॉइंट ये बनाएंगे, सेकंड पॉइंट ये बनाएंगे, और थर्ड पॉइंट क्या बनाएंगे? लिखो हेडिंग टू वन ग्रुप ऑफ सेक्शंस, heading to one group of sections that is chapter, heading to one group of sections that is chapter, heading to one group of sections that is chapter cannot be used for interpretation of, cannot be used for interpretation of, cannot be used for interpretation of another group of sections, cannot be used for interpretation of another group of sections, cannot be used for interpretation of another group of sections that is chapter। बोलो आया बेटा? आया? अगला आता है बेटा मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स क्या होता है बेटा? सेक्शन का नाम। व्हाट इज मार्जिनल नोट? टाइटल एक्ट का नाम, हेडिंग चैप्टर का नाम, मार्जिनल नोट सेक्शन का नाम। देखो इधर देखो, वैसे तो तुम्हें पता ही है, फिर भी बस फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक बार ऐसा कर रहा हूं। जैसे हमने ये चैप्टर पढ़ा, ऑडिट एंड ऑडिटर्स ही पढ़ा, तो 142 और 3 की मैंने हेडिंग क्या बनाई? रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। या 144 की हेडिंग क्या बनाई? स्पेशल नोटिस फॉर नॉट रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग ऑडिटर। तो ये जो हेडिंग है ये वाली, इस हेडिंग को बेटा क्या बोला जा रहा है? मार्जिनल नोट्स। अब इसमें एक चीज बताता हूं, हम लोग जो है, मैं या कोई और टीचर जो लॉ पढ़ाते होंगे, हम लोग प्राइवेट ऑथर्स हैं, तो एज अ प्राइवेट ऑथर वी आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग मार्जिनल नोट्स एट द टॉप ऑफ द सेक्शन। टॉप पे तो लिखा है, लेकिन आप कभी बेयर एक्ट खोलोगे तो यू विल फाइंड मार्जिनल नोट्स रिटन ऑन द लेफ्ट मार्जिन। कहां लिखा हुआ होगा? बोलो क्या करते हैं? पहले हेडिंग बनाते हैं लेफ्ट मार्जिन पे, फिर एरो लगा के सेक्शन की जो भी राम कहानी है वो लिखते हैं।
पर प्राइवेट ऑथर्स में मार्जिनल नोट्स, मतलब मार्जिनल नोट्स एक्ट में कहां मिलेंगे? लेफ्ट मार्जिन पे। और प्राइवेट ऑथर्स की बुक्स में कहां मिलेंगे? टॉप मार्जिन में। ये लिख के आना पेपर में। और मार्जिनल नोट क्या होता है? सेक्शन का नाम होता है। मार्जिनल नोट सेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट बताता है। इस सेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट था कि अगर रिटायरिंग ऑडिटर को हटाना है तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो आज मार्जिनल नोट सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट, सेक्शन का मेन सब्जेक्ट, सेक्शन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बताता है। बोलो आया? समझ गए मार्जिनल नोट क्या होता है? अब सवाल ये उठा, क्या मार्जिनल नोट लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? वापस से दो व्यू हैं। एक व्यू तो बोलता है कतई नहीं, बोले काम ही नहीं ले सकते। काम यहां पे दो व्यू ऊपर वाले जैसे सेम नहीं है कि कहीं तुम मिक्स करते घूमो। यहां पे एक व्यू तो है बाहर में जाओ, बोले मार्जिनल नोट तू बाहर में जा, हम तेरे को कभी नहीं यूज करेंगे। और एक व्यू वही वाला जो शुरुआत से चल रहा है, जो टाइटल में भी आया, प्रीएम्बल में भी आया, ऊपर अभी जो हमने हेडिंग पढ़ी वहां भी आया। बोले अगर लिटरल मीनिंग क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, तो मार्जिनल नोट काम आएंगे नहीं। अगर लिटरल मीनिंग क्लियर नहीं है, अगर लिटरल मीनिंग क्लियर नहीं है, अगर लिटरल मीनिंग एम्बिग्यूअस है, लिटरल मीनिंग को लेकर कोई डाउट है, कोई संकोच है, कोई शंका है, तो बोले फिर मार्जिनल नोट्स को, फिर बोले मार्जिनल नोट्स को लॉ की इंटरप्रिटेशन में, फिर बोले मार्जिनल नोट्स को लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम लिया जा सकता है। लेकिन मार्जिनल नोट भी लॉ के क्लियर मीनिंग को ओवरराइड नहीं करेंगे। बोलो आया? पढ़ लो। तो मार्जिनल नोट्स में दो व्यू क्या चल रहे हैं? मार्जिनल नोट में दो व्यू क्या चल रहे हैं? पढ़ना। मीनिंग ऑफ मार्जिनल नोट्स, पहले तो मीनिंग पढ़ो। मीनिंग में क्या लिखा है? जनरली मार्जिनल नोट्स आर प्रिंटेड एट द लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ द सेक्शंस इन एन एनेक्टमेंट। लेकिन जैसे हम लोग जो हैं, बट एक्ट्स पब्लिश्ड बाय प्राइवेट पब्लिशर्स, ये सब मॉड्यूल में लिखा है। ये मत सोचना कि सर ये आप क्यों लिख रहे हो, ये सब लॉ में लिखा हुआ है मॉड्यूल में। बट द एक्ट्स पब्लिश्ड बाय प्राइवेट पब्लिशर्स शो द मार्जिनल नोट्स एट द टॉप ऑफ द सेक्शन। मार्जिनल नोट क्या है? सेक्शन की हेडिंग है। मार्जिनल नोट्स आर एसेंशियली अ हेडिंग और टाइटल टू द सेक्शन। मार्जिनल नोट समराइज द इफेक्ट ऑफ अ सेक्शन। अब क्या मार्जिनल नोट लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? मार्जिनल नोट्स इन एन एनेक्टमेंट। तो यहां क्या लिखा है? In India, the courts have given different views regarding the use of marginal notes in a construction of statute. Many courts have held that marginal notes cannot be referred to for the purpose of construing a statute. ये तो बेटा फर्स्ट व्यू है। फर्स्ट व्यू क्या बोल रहा है? फर्स्ट व्यू क्या बोल रहा है? फर्स्ट व्यू तो बेटा ये बोल रहा है कि मार्जिनल नोट्स लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम ही नहीं आएंगे। फर्स्ट व्यू तो क्या बोल रहा है? मार्जिनल नोट्स लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम ही नहीं आएंगे। और सेकंड व्यू क्या बोल रहा है? ये सेकंड व्यू है। सेकंड व्यू बोल रहा है, हाउएवर सर्टेन कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट मार्जिनल नोट्स मे बी यूज, बोले यूज कर सकते टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट। लेजिस्लेटिव इंटेंट यानी लॉ का ऑब्जेक्ट इफ द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट आर एम्बिग्यूअस। लेकिन अगेन, बट मार्जिनल नोट्स कैन नॉट लिमिट और रिस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ क्लियर वर्ड्स यूज इन द सेक्शन। बोलो आया? अरे आ गया क्या? अब सोचो, देखा जाए तो अभी हमने चार चीजें पढ़ ली, टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग ऑफ अ चैप्टर और मार्जिनल। ये वाला पॉइंट हर जगह आया ही आया है। तो आप सिर्फ टाइटल में अगर इसको अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। डन? आगे बढ़ो। ये है बेटा मेन टॉपिक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 99% इससे आएगा। अगर इंटरनल एड से आया, इंटरनल एड से दो ही टॉपिक से क्वेश्चन आता है ज्यादातर। अब आपकी किस्मत ही खराब हुई और कहीं और से आ गया तो मैं तो सारे पढ़ाया हूं भाई, लेकिन मैं बता रहा हूं 99% इससे, और एक और बताऊंगा अभी, उससे आ जाएगा। ठीक है?
अब सर एक होता है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज यानी लॉ में गिवन डेफिनेशंस। लॉ में गिवन, सर लॉ में गिवन डेफिनेशन आज कंपनीज एक्ट पढ़ा, कंपनीज एक्ट में हर चैप्टर में मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। जीएसटी पढ़ा, जीएसटी एक्ट में हर चैप्टर में मैं डेफिनेशन पढ़ रहा है। सर हर चैप्टर में डेफिनेशन होती है। फाउंडेशन में तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हर जगह डेफिनेशंस थी। डेफिनेशन तो होती हैं। अब सुनो, क्या डेफिनेशन लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएंगी? भाई साहब डेफिनेशन तो अपने आप में लॉ है, कैसी बात कर रहे हो तुम? डेफिनेशन का तो सेक्शन होता है, डेफिनेशन का तो सेक्शन होता है। डेफिनेशन तो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगी आएगी। अरे ये नहीं आएगी तो कौन आएगा? मैं नहीं बोल रहा ऐसे, यहां लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ। तो इन्होंने बोला डेफिनेशन तो की टू इंटरप्रिटेशन है। क्या है? कुंजी है, चाबी है लॉ को इंटरप्रिटेट करने की। बोले कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि बोले डेफिनेशन तो जाए बाहर में और अपने हिसाब से अंदाजा लगा रही है, हाँ साहब इस शब्द का मतलब तो ये होना चाहिए। बोले कोर्ट कैन नॉट इग्नोर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन यानी लीगल डेफिनेशन एंड कॉन्टम्पलेट, कॉन्टम्पलेट यानी सोचना, एंड कॉन्टम्पलेट एज टू व्हाट शुड बी द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब कोर्ट क्या कर रही है? बोले स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को तो आग लगा दी और खुद कॉन्टम्पलेट करिए, सोच रहे अरे यार इस वर्ड का तो ये मीनिंग निकालते मजा आएगा मजा आएगा। तो लॉ बोला ये सब आप नहीं कर सकते। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन तो की टू इंटरप्रिटेशन है। अब की बार ये सब नहीं है लॉ क्लियर है या नहीं है, भाई ये खुद लॉ है, डेफिनेशन खुद लॉ है। तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आनी ही आनी है। बोलो आया? अभी तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आप देखो मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्या लिखा है? A definition clause performs the following two functions। बोले डेफिनेशन क्लॉज के दो फंक्शंस हैं। क्या? इट एक्ट एज अ की। ये क्या है? की है। किस चीज की की है? टू प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड दस अवॉइड्स एम्बिग्यूटीज। और मेन है ये एक्ट की लैंग्वेज को छोटा करती है। कैसे छोटा करती है? आपने कंपनीज एक्ट में शुरुआत में डिफाइन कर दिया स्मॉल कंपनी, तब पूरे कंपनीज एक्ट में अगर स्मॉल कंपनी 100 बार आया तो 100 बार उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्ट। समझ गए? सो इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज एंड अवॉइड्स रेपिटेशन। बोलिए आया? अब देखो क्या लिखा है, जो बात मैंने पढ़ाई, वेयर द मीनिंग ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन इज डिफाइंड इन अ स्टैट्यूट। बोले अगर किसी वर्ड का मीनिंग स्टैट्यूट में डिफाइंड है तो वही मीनिंग देना है। इट इज दैट मीनिंग अलोन विच मस्ट बी गिवन टू। देखो क्या पढ़ लिखा है, वेयर मीनिंग ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इज डिफाइंड इन अ स्टैट्यूट, यानी अगर उस वर्ड का मीनिंग स्टैट्यूट में गिवन है तो सिर्फ वही मीनिंग लेना है। इट इज दैट मीनिंग अलोन विच मस्ट बी गिवन टू इट। अब ये जो लाइन मैंने बोली आगे कि बोले कोर्ट किसी भी वर्ड का स्टैट्यूटरी मीनिंग इग्नोर करके अपने हिसाब से उसका मीनिंग सोच नहीं सकता। द कोर्ट कैन नॉट इग्नोर द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन एंड स्पेक्यूलेट एज टू व्हाट शुड बी द ट्रू मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अनलेस अब एक एक्सेप्शन इतना सा कि कहीं पे मान लो लॉ में गिवन मीनिंग लेने से कोई आपको लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ रही है, कोई एब्सर्डिटी आ रही है, तो बात अलग है। अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट माने सिचुएशन, सिचुएशन को देखते हुए क्या आ रही है? रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी यानी एब्सर्डिटी आ रही है, तो बात अलग है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि सिचुएशन देखते हुए एब्सर्डिटी आ रही है तो बात अलग है। नहीं तो कोर्ट को एक शब्द का पूरे एक्ट में वही मीनिंग लेके चलना है जो लॉ के अंदर गिवन है। आप अपने हिसाब से उस शब्द का मीनिंग स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते। बोलो आया? क्लियर है क्या? चलो सर अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे अलग से शॉर्ट नोट आएगा, इससे अलग से शॉर्ट नोट आएगा। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, इस पे शॉर्ट नोट लिखने आएगा। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज।
क्या टॉपिक है बेटा? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज। बेटा आप सुनना, ये क्या टॉपिक है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज। सर सिंपल सा समझ लो, सिंपल सा समझ लो सर। ये रूल ये बोलता है कि एक वर्ड का पूरे एक्ट में सेम मीनिंग लेना है। आप सेम वर्ड का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग नहीं ले सकते। जैसे अगर स्मॉल कंपनी का मीनिंग है कि ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ है एंड टर्नओवर 20 करोड़ है, तो पूरे कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी का यही मीनिंग रहेगा। लेकिन लॉ बोला ये जो शब्द है ये अगर किसी डेफिनेशन में लिखे हैं तो ठीक है, लिखे हैं और नहीं लिखे हैं तो इम्प्लिसिट माने जाएंगे, मतलब इम्प्लाइड माने जाएंगे कि लिखे हैं। मतलब अगर ये वर्ड किसी डेफिनेशन में लिखे हैं तो ठीक है, और नहीं लिखे हैं तो इम्प्लाइड माने जाएंगे, इम्प्लिसिट माने जाएंगे कि लिखे हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग ये है, इन वर्ड्स का मीनिंग ये है कि वैसे तो डेफिनेशन का पूरे एक्ट में सेम मीनिंग लेना है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए अगर डिफरेंट मीनिंग लेने की नीड लग रही है तो वो भी लिया जा सकता है। बोलो आया? और ये वर्ड अगर डेफिनेशन में लिखे हैं तो ठीक है, और नहीं लिखे हैं तो लिखे हुए मान लिए जाएंगे। ठीक है, लिखो, इसका मतलब लिखो, हिंदी में लिखाऊंगा। एक वर्ड का पूरे एक्ट में सेम मीनिंग माना जाएगा। एक वर्ड का पूरे एक्ट में सेम मीनिंग माना जाएगा। एक वर्ड का पूरे एक्ट में सेम मीनिंग माना जाएगा। एक वर्ड का पूरे एक्ट में सेम मीनिंग माना जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए एक डिफरेंट मीनिंग, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए एक डिफरेंट मीनिंग भी लिया जा सकता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए एक डिफरेंट मीनिंग भी लिया जा सकता है, एक डिफरेंट मीनिंग भी लिया जा सकता है। ये वर्ड्स डेफिनेशन में, ये वर्ड्स डेफिनेशन में इम्प्लिसिट माने जाते हैं। ये वर्ड्स डेफिनेशन में इम्प्लिसिट माने जाते हैं। ये वर्ड्स डेफिनेशन में इम्प्लिसिट माने जाते हैं। सर अगर ये वर्ड डेफिनेशन में लिखे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं लिखे हैं तो ये वर्ड्स डेफिनेशन में क्या माने जाते हैं? इम्प्लिसिट माने जाते हैं। ध्यान रखोगे क्या? जी सर हम ध्यान रखेंगे। अब पढ़ो, अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, पूरा हिंदी में लिखा दिया, अब तो थ्योरी पढ़नी है, पढ़ लो। A word defined in the act bears the same meaning throughout the act unless, वो same meaning लेने से absurdity है, same ऊपर वाली लाइन, unless by doing so any repugnancy is created in the subject or context. Where a definition included है word definition में, includes the word unless the context requires otherwise, it means that the given definition would be applied, बोले यही definition लगानी है जब भी वो शब्द आएगा, whenever the defined word is used in body of the statute, but where कोई definition बेकार लग रही है वहां पे, the context makes the given definition inapplicable. अब दूसरा मीनिंग दे देना, the defined word has to be given a different meaning. और अब आगे लिखेगा, अगर ये वर्ड डेफिनेशन में लिखे नहीं भी हैं तो भी हम मान लेंगे कि लिखेंगे। इवन वेयर द डिफाइंड वर्ड इन स्टैट्यूट डू नॉट कंटेन द वर्ड्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर, सच अ क्वालिफिकेशन इज ऑलवेज इंप्लाइड। बोलो आया? अरे आया क्या? आई होप आया होगा। इस पे अलग से शॉर्ट नोट आता है, ध्यान रखना। अब सर एक चीज समझो, लॉ में जो डेफिनेशंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है और एक इंक्लूसिव। बताऊंगा क्या होती है।
लॉ में बेटा किसी भी वर्ड की दो तरह की डेफिनेशन होती है, एक तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, लॉ में किसी भी शब्द की दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं, एक तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है और दूसरी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। अब ये क्या होती है एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव? सर मैं इनको पहचानने का तरीका बताता हूं आपको, ठीक है? एक चलो स्टार्ट करेंगे। इधर देखना बेटा, स्टार्ट करेंगे। सर कैसे पहचानेंगे कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या कैसे पहचानेंगे कि डेफिनेशन इंक्लूसिव है? कैसे पहचानेंगे? सर एक डेफिनेशन है कोई भी वर्ड की, सुनना मेरी बात, डेफिनेशन है कोई भी वर्ड की, एक वर्ड है, एक वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसकी डेफिनेशन है। अब वो डेफिनेशन ऐसे है, वर्ड मीन्स, वर्ड या डेफिनेशन है वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगर किसी डेफिनेशन के स्टार्टिंग में मीन्स से स्टार्ट हो रही है या मीन्स एंड इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है तो वो डेफिनेशन बेटा हमेशा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी, कोई भी एक डेफिनेशन उठाता हूं, देखो आर्टिकल्स की देख लो, आर्टिकल्स की डेफिनेशन दिख रही है, किससे स्टार्ट हो रही है? मीन्स से। तो ये डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन हो गई? एग्जॉस्टिव हो गई। अच्छा आर्टिकल्स की छोड़ो, एक और डेफिनेशन देखते हैं, कोई प्रोस्पेक्टस की देखते हैं। चलो अगले चैप्टर में जाके प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन देखते हैं। ये आगे देखो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। प्रोस्पेक्टस तो ये भी क्या है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। सर डेफिनेशन को एग्जॉस्टिव कब मानेंगे? जब वो मीन्स या मीन्स एंड इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है। अब सर कोई वर्ड ऐसा है, अब कोई वर्ड ऐसा है जिसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है इंक्लूड से। स्टार्ट ही किससे हो रही है? मीन्स एंड इंक्लूड्स नहीं, मीन्स एंड इंक्लूड्स नहीं, इंक्लूड्स, इंक्लूड से, या वो स्टार्ट हो रही है डीम टू इंक्लूड से। किससे? वो स्टार्ट हो रही है इस डीम्ड टू इंक्लूड से। तो जो डेफिनेशन बेटा स्टार्ट हो रही है इंक्लूड से या स्टार्ट हो रही है इस डीम टू इंक्लूड से, वो डेफिनेशन बेटा इंक्लूसिव है। दिखाओ इंक्लूसिव डेफिनेशन है। देखो डिविडेंड की डेफिनेशन देखते हैं। किसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा? डिविडेंड की डेफिनेशन देखते हैं। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, डिविडेंड की डेफिनेशन देखते हैं अपन। ये आगे डिविडेंड वाला चैप्टर। अब देखो डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है। डिविडेंड इंक्लूड्स, दिख गया? तो ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? इंक्लूसिव हो गई। समझ में आया? पहले आज सर इससे केस स्टडी आती है, इस पॉइंट से, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि कैसे पहचानेंगे कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है और कैसे पहचानेंगे कि डेफिनेशन इंक्लूसिव है।
अब सुनो मेरी बात, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलती है जो हमने बोल दिया बस वही होगा। ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। ये क्या है? रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। ये क्या है बेटा? ये बेटा रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग देती है टू अ वर्ड। ये डेफिनेशन क्या देती है बेटा? रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग टू अ वर्ड देती है। सर ये जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि जो हमने बोल दिया बस वही है। ये क्या बोलती है? जो हमने बोल दिया बस वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा बोले जो हमने बोल दिया बस वही है। बोले आज आप उस डेफिनेशन में सोचो कि अपनी तरफ से कुछ जोड़ लो, अपनी तरफ से कुछ एडिशंस कर लो, सिमिलर चीजें और ऐड कर जाओ। बोले नहीं कर सकते, जो हमने बोला बस वही है, उसके बाद दुनिया खत्म है। ठीक है, लेकिन सर इंक्लूसिव डेफिनेशन देती है एक्सटेंडेड मीनिंग टू अ वर्ड। क्या देती है बेटा? ये देती है बेटा एक्सटेंडेड मीनिंग टू अ वर्ड। ये क्या देती है बेटा? एक्सटेंडेड मीनिंग टू अ वर्ड देती है। सर ये डेफिनेशन ये बोलती है कि जो हमने बोल दिया वो तो है ही, उसके अलावा अगर आपको कोई और रेलिवेंट पॉइंट लग रहा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहां डेफिनेशन है, बोला डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अगर इसको एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मान लेते, मान लो एक बार के लिए, और बोलते जो लॉ ने बोला है बस वही है, उसके बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि डिविडेंड में सिर्फ इंटरिम डिविडेंड ही आता है। तो फाइनल कहां गया? सर वो तो तेल लेने गया, फाइनल कहां गया? नहीं तो मान लो ना इसको एग्जॉस्टिव मान लो, खत्म करो। तो एग्जॉस्टिव मान लिया तो बोले बस डिविडेंड तो इंटरिम ही होता है, मतलब फाइनल तो होता ही नहीं है साहब, तो नहीं मान सकते ना सर इसको एग्जॉस्टिव। सर इंक्लूसिव ये बोल रही है कि डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आएगा, उसके अलावा फाइनल डिविडेंड भी ले सकते हो। ये डेफिनेशन वर्ड का एक्सटेंडेड मीनिंग दे रही है कि बोले फाइनल डिविडेंड तो आएगा ही और इंटरिम भी आएगा। बोलो आया? पर जैसे प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ऐसे है, प्रोस्पेक्टस मींस अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इट इंक्लूड्स शेल प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड एनी डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर इशू टू पब्लिक इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ये है। तो अब ये एग्जॉस्टिव है, बोले प्रोस्पेक्टस में सिर्फ शेल्फ, रेड हेरिंग और एडवर्टाइजमेंट आएगा, बस यही आएगा। इसके अलावा तुम सोचो कि प्रोस्पेक्टस में कुछ और जोड़ दे, नहीं जोड़ सकते। बोलो आया? तो सर ये जो डेफिनेशन है, ये वाली इंक्लूसिव वाली, जो किससे स्टार्ट होगी? इंक्लूसिव वाली डेफिनेशन किससे स्टार्ट होगी? इंक्लूड्स या इज डीम्ड टू इंक्लूड से। वो डेफिनेशन बेटा इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो है सो है, प्लस उसमें आपको जो जोड़ना है जोड़ लो, रेलिवेंट बात, यानी कुछ भी जोड़ लो। और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलती है जो है सो है और बस वही है, आप अपनी तरफ से उसमें एडिशंस नहीं कर सकते। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वर्ड्स को रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग देती है और इंक्लूसिव डेफिनेशन वर्ड्स को, बोलो आ गया? हुई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। When a word defined in statute, when a word is defined to mean something मतलब mean से start हो रही है definition. The definition is prima facie, restrictive and exhaustive, and the meaning of the such word must be restricted रहेगा to the meaning given in the definition clause. बोलो आया? And where an expression is defined to, मतलब इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है, टू इंक्लूड समथिंग, द डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी क्या? एक्सटेंसिव, एंड इट्स मीनिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड समथिंग एल्स इन एडिशन टू द मीनिंग असाइन टू इट इन द डेफिनेशनल क्लॉज। आया क्या? चलो अगला आता है इलस्ट्रेशन। अगली इंटरनल एड क्या आती है बेटा? इलस्ट्रेशन। अगली इंटरनल एड क्या आती है? इलस्ट्रेशन। सबसे बड़ी इंटरनल एड डेफिनेशनल क्लॉज ही था, सबसे बड़ी इंटरनल एड डेफिनेशनल क्लॉज ही था। अब क्या आता है बेटा? इलस्ट्रेशन। सर इलस्ट्रेशन माने एग्जाम्पल। अब
अब कहो सर ये भी समझा दो, तो क्या समझाऊं सर? कई बार लॉ खुद लॉ के बाद इलस्ट्रेशन देता है उस लॉ की बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। क्या इलस्ट्रेशन लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? डेफिनेटली आएगा। बोले इलस्ट्रेशन से लॉ की एप्लीकेबिलिटी को समझना, लॉ के कॉन्सेप्ट को समझना, लॉ के रिक्वायरमेंट्स को समझना आसान हो जाता है। आज सोचो मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊं और साथ में एग्जांपल बना दूं तो वो बेटर समझ में आएगा। वैसी लॉ है, लॉ बनाया, लॉ मेकर ने साथ में इलस्ट्रेशन बनाया तो लॉ बेटर अंडरस्टैंड आएगा। तो क्या इलस्ट्रेशन लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? बिल्कुल आएगा साहब। वो तो लॉ की बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, लॉ की एप्लीकेबिलिटी समझाएगा, लॉ को लागू कैसे करना समझाएगा, बिल्कुल काम आएगा साहब। लेकिन मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि लॉ में कुछ और लिखा और इलस्ट्रेशन में सोल्यूशन कुछ और कर दी, फिर किसकी बात मानेंगे? तो बोले अगर लॉ में और सेक्शन में, सॉरी लॉ में और इलस्ट्रेशन में, यानी सेक्शन में और इलस्ट्रेशन में कॉन्ट्राडिक्शन है। किसमें? सेक्शन में और इलस्ट्रेशन में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो सेक्शन विल प्रिवेल एंड इलस्ट्रेशन विल सकम, मतलब इलस्ट्रेशन डिफीट हो जाएगा, हार जाएगा, और सेक्शन प्रिवेल हो जाएगा, जीत जाएगा। बोलो आया? अच्छा, हमने कोई पढ़ा है क्या इलस्ट्रेशन जो लॉ में गिवन हो? न, वो नहीं जो मैंने दिया है, लॉ में गिवन हो, लॉ में इलस्ट्रेशन गिवन हो। पढ़ा है क्या? लॉ की कॉपी है? कॉपी है, निकालो एक बार, मजा आ जाए। रेफरेंस केस नहीं भाई, रेफरेंस केस एक्सटर्नल एड होती है, रेफरेंस केस कोई लॉ में थोड़ी होते हैं, वो तो कोर्ट के आते हैं। चार्टर पड़ेगा जो एक्सटर्नल एड बोला। चैप्टर 10 निकालो, चैप्टर 10 ऑडिट का, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिट की कॉपी में लिखा होगा ऑडिट बोथ ग्रुप वालों ने, और सिंगल ग्रुप वालों ने लॉ में लिखा होगा। बेटा निकाल लो यार, टाइम पास मत करो, नहीं तो मैं बिना एग्जांपल के पढ़ा के 1 मिनट में निकल लूंगा। फिर चैप्टर 10 में रोटेशन ऑफ ऑडिटर निकालो। निकाला? निकाला क्या रोटेशन ऑफ ऑडिटर? गलती हो गई मेरी सर। एक टेबल टाइप बनी हुई होगी जिसमें मैंने 5 साल का पीरियड समझा रखा होगा, एग्जाम्पल बना रखा होगा एक मैंने रोटेशन का। लांच तेरी कॉपी दे, निकाल के दो। मैं नहीं आऊंगा इतना आगे। तो अब आपने लॉ में बनाया तो मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा लॉ की कॉपी में निकाल लो यार, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को यार। निकाल लिया क्या? यही वाला, यही मिल गया तो गंवा रहे। बाकी जो समझदार है उनको मिल गया क्या? अर्पिता ने कितने जोर से बोला यस सर, पहली बार बोले मेरे को किसी ने समझदार बोला है। सपना पूरा हो गया आपकी जिंदगी है। चलो खैर, मिल गया क्या? मिला? अरे एक एग्जाम्पल बना रखा है कि कंपनीज एक्ट के स्टार्टिंग से पहले का जो टेन्योर है वो भी काउंट होता है उस पर। मिला क्या आपको इलस्ट्रेशन? फोटो खींच के डाल दो यार ग्रुप में। अच्छा नेट ही नहीं है, कितनी डिपेंडेंसी है नेट पे। वाई का पासवर्ड मुझे नहीं पता है, मेरे फोन में खुद के फोन में नेट बंद है और मैं बहुत खुश हूँ बंद है। चलो यहां तक क्लियर है? चलो हाँ भाई हो गया? मिला? सर ये जो मैंने इलस्ट्रेशन बनाया ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, लॉ में गिवन है, ये लॉ में गिवन है, ये इलस्ट्रेशन मैंने बनाया नहीं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए खुद लॉ ने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। दिस इज दी ओनली इलस्ट्रेशन जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है, जो एक्चुअल में मैंने नहीं बनवाया था, लॉ में गिवन था। आप आईसीए मॉड्यूल में खोल के देखना, एग्जैक्ट सेम इलस्ट्रेशन है, बिकॉज इट हैज बीन गिवन बाय लॉ। क्लियर है? कभी मन हो तो खोल के देखना। अब इधर देखो बेटा, क्या इलस्ट्रेशन लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? आएगा। और अगर सेक्शन और इलस्ट्रेशन में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? सेक्शन जीतेगा। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन क्या है? Illustrations are examples appended to a section
illustrations are inserted क्यों? To clarify scope and object of the section. ठीक है क्या? अब आता है यूज ऑफ इलस्ट्रेशन इन इंटरप्रिटेशन में. काम आएंगे क्या इलस्ट्रेशन इंटरप्रिटेशन में? बिल्कुल काम आएंगे. बोले इलस्ट्रेशंस आर कंसिडर्ड इन कंस्ट्रूइंग अ स्टैट्यूट. बोले इलस्ट्रेशन तो स्टैट्यूट को कंस्ट्रू करने में काम आते ही आते हैं. हाउएवर illustrations cannot modify the language of the section. cannot modify the language of the section यानी वो एक्ट के क्लियर मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते. The illustrations can neither curtail. curtail मतलब रिड्यूस करना. ना वो सेक्शन को रिड्यूस करेंगे, ना सेक्शन में कोई नई बात जोड़ेंगे. नॉर एक्सपेंड. एक्सपेंड माने जोड़ना, curtail माने हटाना. बोले ना वो सेक्शन में कुछ जोड़ सकते हैं, ना सेक्शन में कुछ हटा सकते हैं. The illustration can neither curtail nor expand the scope of section. If there is a conflict between section and an illustration, the section will prevail. बोलो आया? Yes, sir. अरे आया क्या? Yes, sir. Yes, sir, हमें आ गया. कीबोर्ड ही नहीं आ रहा. ठीक है बच्चों, अब सर मैंने एक सेक्शन निकाला है. सेक्शन 128 है. ये कौन सा सेक्शन है? 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. वैसे तो हमने ये पढ़ा है, लेकिन हमने तो जो पढ़ा है वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ा है. अब मैंने इसका ये बेयर एक्ट का सेक्शन निकाला है. तो every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant books and papers and financial statement for every financial year, which give a true and fair view of the state of affairs of company, including that of its branch offices, if any, and explain the transactions effected both at the registered office and its branches. And such books shall be kept on accrual basis and according to double entry system of accounting. Provided that जैसे ही लॉ में कोई सेंटेंस प्रोवाइडेड दैट से स्टार्ट हो गया, मतलब प्रोविजो आ गया. क्या आ गया? प्रोविजो आ गया. प्रोवाइडेड दैट माने प्रोविजो. प्रोवाइडेड दैट माने प्रोविजो. आज कैसे पहचाने कि इनके लॉ के अंदर प्रोविजो गिवन है? जैसे ही लॉ में वर्ड क्या आएगा? प्रोवाइडेड दैट आएगा. हम समझ जाएंगे कि लॉ के अंदर प्रोविजो गिवन है. अब प्रोविजो का रोल क्या है? सर ये प्रोविजो करता क्या है? ये प्रोविजो बनाया क्यों जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ प्रोविजो. प्रोविजो बनाया क्यों जाता है? पहले कैसे पता चलेगा प्रोविजो स्टार्ट हो रहा है लॉ में? जैसे ही लॉ में कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा प्रोवाइडेड दैट से समझ जाइए कि लॉ में क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रोविजो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है बेटा, याद रखोगे? इधर देखना बेटा, बात मत करो प्लीज. प्रोवाइडेड दैट पढ़ा. Provided that all or any of the books of accounts aforesaid and other relevant papers may be kept at such other place in India as the board of director may decide. तो बेसिकली यहाँ तो एक्सेप्शन दे रहा है. ऊपर तो बोल रहा था कि बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है, अब बोल रहा है एनी अदर प्लेस पे भी रख सकते हैं. अच्छा आगे देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये भी प्रोविजन. प्रोवाइडेड दैट हाईलाइट नहीं हो रहा.
प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट प्रोविजो है। फिर जब ऐसे लिखा जाता है क्या, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा जाता है, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, तो ये सेकंड प्रोविजो है। बोलो आया। अब सर ऊपर वाला जो प्रोविजो था वो तो एक्सेप्शन दे रहा था, ये वाला प्रोविजो एक्सेप्शन नहीं दे रहा, ये अपने आप में एक सब्सटेंटिव यानी कि न्यू प्रोविजन बना रहा है। ये न्यू प्रोविजन ये बना रहा है कि कंपनी चाहे तो अपनी बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकती है। प्रोविजो के दो मेन यूजेस समझो। प्रोविजो का पहला मेन यूज है जो मेन सेक्शन है उसके एक्सेप्शंस देना। मेन सेक्शन था कि कंपनी बुक्स रखेगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे, उसका एक्सेप्शन हो गया कि बीओडी डिसाइड कर सकते हैं कि बुक्स एनी अदर प्लेस पे भी रखी जा सकती है। और प्रोविजो का दूसरा रूल हो गया अपने आप में एक इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक हैवी, अपने आप में एक सब्सटेंटिव प्रोविजन बनाना। लाइक प्रोविजन ने एक सब्सटेंटिव प्रोविजन बनाया कि बुक्स में बी केप्ट एट एनी प्लेस, सॉरी बुक्स में बी केप्ट इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बोलो आया। ये हमने सब पढ़ा है, आपके पढ़े हुए में से एग्जांपल उठा रहा हूं ताकि एटलीस्ट समझ में आए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं जीसी और आईओएस ऐसे चैप्टर्स हैं जहां लाइव एग्जांपल उठा के मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको एक्चुअल पता चल जाएगा लॉ कैसे पढ़ना है। अगली बार बेयर एक्ट पढ़ने बैठोगे तो पता चल जाएगा अच्छा ये प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो, फर्दर प्रोवाइडेड दैट सेकंड प्रोविजो, इसके नीचे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो भी हो सकते हैं और सब ऐसे लिखे होंगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। पहला प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट से आएगा, फिर फर्दर 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 फर्दर। बोलो आया। लग रहा है थोड़ा बहुत पल्ले बढ़ रहा है, थोड़ी हाई लेवल बातें बेटा देख लो आपके हिसाब से आ रही है समझ में, थोड़ा हाई लेवल है। चलो खैर, तो यहां तक क्लियर है सबको, मतलब सच है। चलो ठीक ठीक, चलो बुरा नहीं मान रही, एक्सेप्ट कर रही, ठीक है। तो पहले बताओ यहां तक क्लियर है, नहीं समझ में आया? तो प्रोविजो का एक रोल तो क्या हो गया, तू सेम बोट में। चलो तो पहली बार सुना किसी को बेवकूफ बोले खुश हो रहे हैं और हाई फाइव दे रहे हैं एक दूसरे को। चलो अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके बैच में बेस्ट पार्ट ये है कि किसी को कुछ भी बोल लो बुरा नहीं मानते आप लोग। पहले मानते थे, अच्छा अब नहीं मानते ऐसे। चलो मतलब अच्छा बैच है आपका, याद रहेगा मुझे। अब तो खत्म होने वाला है क्या, तो हाँ पार्टी नहीं, मैं ट्रीट दे दूंगा ऐसे एक बार और। पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्रैक्टिकली ना पॉसिबल है ना फीजिबल है। चलो क्लास टाइम में मेरे बस की नहीं है सर, संजय सर कर सकते हैं, मेरे बस की नहीं है। चलो चलो तो सुनो बच्चों, हम क्रिएटिव माइंड के नहीं है, सब हम नहीं कर सकते। चलो मतलब मैं नहीं कर सकता, बाकियों का पता नहीं। तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। आज प्रोविजो का क्या नहीं समझ में आ रहा, प्रोविजो का क्या रोल है? या तो सब्सटेंटिव प्रोविजन बनाना या एक्सेप्शन देना, ये दो है, तीसरा भी है। प्रोविजो कंडीशंस लगाने के भी काम आता है। टुमारो आई एम गोइंग टू गिव पार्टी टू एवरी स्टूडेंट प्रोवाइडेड दैट each student completes 50 questions in text। मैंने बनाया मेन प्रोविजन कि मैं हर बच्चे को कल पार्टी दूंगा, और फिर उस मेन प्रोविजन पे लगा दी कंडीशन। प्रोविजो बेटा कंडीशंस लगाने के भी काम आता है। बोले मैं पार्टी दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं पार्टी तब दूंगा जब सभी स्टूडेंट्स टेक्स्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। समझ गए क्या? चलो तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर प्रोविजो की यूटिलिटी क्या है, तो एक तो प्रोविजो काम आता है एक्सेप्शन देने के। द मोस्ट कॉमन यूज, सबसे कॉमन यूज यही है बेटा प्रोविजो का, ऑफ द प्रोविजो इज टू क्रिएट एन एक्सेप्शन टू, किस चीज का एक्सेप्शन? टू व्हाट इज स्टेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन। क्लियर है? दूसरा रोल क्या है प्रोविजो का? मेक अ सब्सटेंटिव प्रोविजन। एट टाइम्स प्रोविजो में बी इंसर्टेड टू एक्सटेंड कर रहा है ना मीनिंग। मेन सेक्शन में लिखा बुक्स बनाओ, आपने मीनिंग एक्सटेंड करके लिखा जाओ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना लो, टू एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ मेन प्रोविजो।
इन सच अ केस द प्रोविजो मेक्स अ सब्सटेंटिव प्रोविजन। अच्छा एक और चीज बताइए, प्रोविजो कंडीशंस इंपोज करने के भी काम आता है। इंपोजिंग क्या कंडीशंस, इट मे बी प्रोवाइडेड, या इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिखा देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिखा रहा हूं, लिखो साइड में। प्रोविजो में बी यूज्ड, proviso may be used, proviso may be used to attach a condition, proviso may be used to attach a condition, proviso may be used to attach a condition to the main provisions, to the main provisions of the enactment, to the main provisions of the enactment, to the main provisions of the enactment। आया क्या या नहीं आया? और सर एक और चीज होती है, प्रोविजो अगर मेन सेक्शन में कोई डाउट है तो उसे क्लैरिफाई करने के भी काम आता है। लाइक हमने पढ़ा कि एवरी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया विल बी एंटाइटल्ड टू फॉर्म अ कंपनी इन इंडिया। मान लो एक प्रोविजन था कि अगर आप रेसिडेंट इन इंडिया हो तो आप एंटाइटल्ड हो इंडिया में कंपनी बनाने के लिए। अब हमारे मन में डाउट सीधे आया कि रेसिडेंट इन इंडिया कौन होगा, तो अब प्रोविजो बोलेगा प्रोवाइडेड दैट रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ, जो भी होगा। समझ में आया? तो प्रोविजन कैन आल्सो बी यूज्ड टू गिव अ क्लैरिफिकेशन टू क्लैरिफाई द डाउट्स इन द मेन सेक्शन। तो प्रोविजन का एक और रोल क्या है? गिव अ क्लैरिफिकेशन वेयर द मेन सेक्शन इज नॉट क्लियर। अ प्रोविजन में बी गिवन एन A proviso may give an indication as to its true meaning। तो ये प्रोविजो के बेटा 4 रोल्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताओ प्रोविजो के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताओ प्रोविजो के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। अच्छा हमने ये जो एग्जाम्पल खोल रखा है इसको एक बार पूरा पढ़ें। देखिए इसमें आगे कोई और प्रोविजो आ रहा है कि अब मुझे आप रीड करके बताना, कहीं आपको मिले तो आप बताना। Where a company has branch office in India or outside India, it shall be deemed to have complied with the provisions of subsection 1 if proper books of accounts relating to transaction effected at branch office are kept at the office and proper summarized returns are periodically sent by the branch to the company at its registered office or जो है। The books and accounts and other paper maintained by the company within India shall be open for inspection at the registered office of company or such other place in India by any director during business hour, and in case of financial information, if any maintained outside India, copies of such financial information shall be maintained and produced for inspection by any director subject to such condition as may be prescribed, provided that the inspection in respect of any subsidiary of company shall be done only by the person धम। बताओ आया प्रोविजो? अब सवाल है ये जो पूछ रहा हूं, बताओ ये प्रोविजो का ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने प्रोविजो के 4 ऑब्जेक्ट बताए, बताओ ये प्रोविजो काम क्या कर रहा है। इसीलिए तो ये सेक्शन उठाया, सबसे ज्यादा प्रोविजो वाले सेक्शंस में से एक है ये। बताओ ये प्रोविजो क्या काम कर रहा है, देखे तुम कितना समझे। पूरा सेक्शन रीड करो पहले यहां से, तब समझ में आएगा कि ये प्रोविजो क्या बोल रहा है। मेरे को बताते जाना, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा। लॉ पढ़ना सिखा रहा हूं तुम्हें, बेयर एक्ट आधे कोई नहीं सिखाता, 90% 95% टीचर नहीं सिखाते सर। पढ़ लिया? जवाब तो दे दो भाई। पढ़ लिया? अब हैंड रेस करना, बीच में मत बोलना, मैं गोली मार दूंगा। कौन बताएगा प्रोविजो क्या कर रहा है? बताओ वंश। बैट एनीथिंग एल्स? क्लैरिफिकेशन दे रहा है।
मैंने नहीं पढ़ा शायद ठीक से, नहीं क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। डाउट क्या था जो क्लैरिफाई करेगा? हाँ कुछ भी। क्या कर रहा है ये? सर ये सब्सटेंटिव प्रोविजन बना रहा है। सर कैसे पता चला? ऊपर जो सेक्शन पढ़ा आपने पूरा, उसमें कहीं सब्सिडरी की बात हुई है क्या? उसमें कहीं तो बेटा यहां पे जो प्रोविजो है वो क्या कर रहा है? सब्सटेंटिव प्रोविजन बना रहा है। खैर छोड़ो, बस अब हो गया। अब आ जाओ। अच्छा प्रोविजो क्या लॉ की इंटरप्रिटेशन में काम आएगा ही। प्रोविजो तो अपने आप में लॉ है, अपने आप में रूल है। आपसे कोई पूछे क्या प्रोविजो लॉ की इंटरप्रिटेशन में काम आएगा, तो आप बोलना भाई ये नहीं काम आएगा तो कौन काम आएगा? बोले ये तो कंडीशन लगा रहा है, सब्सटेंटिव प्रोविजन लगा रहा है, क्लैरिफिकेशन दे रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो ये तो इंटरप्रिटेशन में काम। लेकिन एक बात ध्यान रखना सर, प्रोविजो में जो मेन सेक्शन का सब्जेक्ट मैटर है उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। अभी जो हम एग्जांपल पढ़ रहे थे वो पूरा सेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है, तो उस सेक्शन का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट। अब प्रोविजो अचानक से बात करना चालू कर दे ऑडिट की, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रोविजो कैन नॉट गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट मैटर कवर्ड बाय द मेन सेक्शन। जो सब्जेक्ट मैटर यानी टॉपिक मेन सेक्शन में, प्रोविजो हमेशा होगा उसी टॉपिक पे। बोलिए आया? ये बात मेरी तरफ से लिखो, फिर मैं इसको रीड कराऊंगा। प्रोविजो कैन नॉट कवर एनी प्रोविजन, प्रोविजो कैन नॉट कवर एनी प्रोविजन, प्रोविजो कैन नॉट कवर एनी प्रोविजन, proviso cannot cover any provision beyond the subject matter, beyond the subject matter covered by main section, beyond the subject matter covered by main section। लिख लिया क्या? अब पढ़े बोलो। लक्ष्य आप खड़े हो ना? देखो अब जो आपको मैंने पहला पॉइंट बताया वो ये था, वो ये था। इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट थी, मैंने आपको इजी करके लिखा दी। तो अब एरो करके इस पॉइंट से उसको कनेक्ट कर दो। कर दिया? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? बस एक बात याद रखना, ऑर्डिनरीली आप प्रोविजो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ मेन सेक्शन। प्रोविजो मेन सेक्शन के स्कोप को एनलार्ज नहीं कर सकता। एनलार्ज करना मतलब मेन सेक्शन में जो लिखा है उसके बियॉन्ड जाके प्रोविजो बात नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, दैट्स इट। बोलिए आ गया? बोलिए आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब सर इंटरनल एड्स में एक तो हमारा बच गया एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी कहो तो लाइव ही दिखा दूं, कहो तो लाइव ही दिखा दूं, दिखाता हूं। और एक हमारा बच गया शेड्यूल। बस ये तो 10 पॉइंट तो फर्जी है, आपको रीड करना हो कर लेना। बोला पूरे लॉ को पढ़ लो और इंटरप्रेट कर लो, तो और क्या करेंगे? आधा पढ़ के करेंगे? हाँ यार आ जाओ। अब बात करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन पे और शेड्यूल पे। चलो एक्सप्लेनेशन का एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। कीबोर्ड चल जाएगा तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अच्छा एक बात बताओ पहले,
हमने 1% कंपनी बढ़ी है, तो कौन एलिजिबल होता है 1% कंपनी बनाने के लिए? आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। और रेसिडेंट का मतलब कौन था? जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा स्टे करेगा। याद आया? एक वेबसाइट का नाम पढ़ा पे मैंने निंजा द कंपनी .ninja कुछ। हाँ, वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था। मिला ही नहीं यार। ये रहा, देखना इधर। अब ये तो प्रोविजो शोविजो आ गए, जो भी आने थे सब प्रोविजो ही प्रोविजो भरे पड़े हैं। अगर आप इसको कभी पढ़ने बैठोगे ना, अरे यार तुम कितनी बातें करते हो, पीछे कौन बोले जा रहा है यार लगातार यार। साहिल खड़े हो जाओ, आप बैठाऊंगा नहीं हाथ से आपको, रोज खड़े होके पढ़ोगे जब तक अब सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है ये? हाँ, एक ये लिखा हुआ है, मैं रिलेट नहीं कराऊंगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल रेलिवेंट पीरियड मींस द पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। ये हमने पढ़ा नहीं है, मेरे को जो पॉइंट पढ़ाना था वो दिखा नहीं है एक्चुअली, ठीक है, पर ये इससे समझ में आएगा नहीं। रुकिए एक सेकेंड, ढूंढ लेते हैं, मिल जाए तो। नहीं मिला मेरे को यार वो। नहीं लिखा हुआ ही नहीं है, वो रूल नंबर ही नहीं लिखा हुआ। नहीं है सर, यहाँ वो रूल नंबर ही नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं क्या रूल नंबर है सर। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपको 1% कंपनी का अगर मेंबर बनना है, तो 1% कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपके पास नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। अब इस सेक्शन को पढ़ के डाउट आता है कि इंडिया का रेसिडेंट किससे माने, तो वो डाउट क्लैरिफाई करने के लिए नीचे लिखा हुआ था एक्सप्लेनेशन। और कैसे पता चलता है एक्ट में एक्सप्लेनेशन है? लिखा हुआ होगा, देखा था अभी आपने, लिखा हुआ होगा एक्सप्लेनेशन, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, एक्सप्लेनेशन फिर जो भी एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन लिख के वो लिख देंगे कि भाई रेसिडेंट इन इंडिया वो बंदा है जो इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा रहेगा। बोलिए आया? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देता हूं, अब दिखा दूंगा वो वाला एग्जांपल, वो तो कंफर्म होगा यहां पे। सर हम याद है हमने बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ा है, किसी को सेक्शन याद है? सेक्शन 68 है। आपको अगर याद हो, थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि बायबैक अगर हमने पढ़ा था तो बायबैक में अपन ने पढ़ा था कि कंपनी या तो बायबैक करेगी शेयर्स या बायबैक करेगी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, और बायबैक करेगी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, करेगी। अब ये पूरा सेंटेंस पढ़ के कंफ्यूजन हुआ कि भाई फ्री रिजर्व का क्या मतलब है, तो लॉ ने दिया एक्सप्लेनेशन और क्लियर किया कि फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद आया ये? अब देखो मैं दिखाता हूं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और आता है इस सेक्शन को पढ़ के, एक कंफ्यूजन और आता है इस सेक्शन को पढ़ के कि भैया जब हम बायबैक करेंगे तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का क्या मतलब है। तो मैंने बताया था स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और कोई भी सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब देखो ये दोनों बातें कहां लिखी हैं? एक्सप्लेनेशन में लिखी हैं, दिखाता हूं मैं। अब सेक्शन के एकदम एंड में एक्सप्लेनेशन है,
ये देखो, दिख गया? दिखा? देखो एक्सप्लेनेशन 1 क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 70 स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंक्लूड्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और अदर सिक्योरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी। और देखो एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दिख गया एग्जाम्पल? समझ गए? अब सब प्रोविजो के कितने रोल थे? 4। उनमें से एक रोल एक्सप्लेनेशन का सेम है। एक्सप्लेनेशन का सिर्फ और सिर्फ एक रोल है, अगर मेन सेक्शन में कोई डाउट है, मेन सेक्शन में कोई एम्बिग्यूटी है, मेन सेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो प्रोविजो का काम होता है उस डाउट को, उस कंफ्यूजन को दूर करना, उसमें प्रोविजन में जो कंफ्यूजन चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको क्लैरिफाई करना। लाइक सेक्शन 68 में कंफ्यूजन हुआ कि भैया फ्री रिजर्व में फ्री सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या? इसने एक्सप्लेनेशन देके बोला आएगा। फिर वैसे ही कॉन्ट्रवेंशन हुआ कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या है, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, अनलाइक प्रोविजो, प्रोविजो से हम सब्सटेंटिव प्रोविजन बना सकते हैं, अपने आप में एक नया प्रोविजन बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन से कभी भी सब्सटेंटिव प्रोविजन बनाया नहीं जा सकता। एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक रोल प्ले करेगा कि मेन सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो उसे क्लैरिफाई करेगा। और क्या एक्सप्लेनेशन लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? सर डेफिनेटली आएगा। एक्सप्लेनेशन बनाया इसलिए क्या है कि मेन सेक्शन में कोई डाउट है तो उसको क्या करे बेटा? क्लैरिफाई करे। बोलो आया? देखो रीड करो, एग्जाम्पल तो समझ गए अब तो एक्सप्लेनेशन के। और लॉ में पता कैसे चलता है एक्सप्लेनेशन है? लॉ में लिखा होता है एक्सप्लेनेशन है, माता ही मत लगाओ। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन। एन एक्सप्लेनेशन इज जनरली अ क्लैरिफिकेशन होता है किसका? ऑफ लेजिस्लेटिव माइंड। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कंटेन्ड इन द सेक्शन। यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन है ही, देखो अब इसमें ये बात मेन है, एन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन इज नॉट अ सब्सटेंटिव प्रोविजन। सर एक्सप्लेनेशन से आप कभी भी सब्सटेंटिव प्रोविजन, नया प्रोविजन बना नहीं सकते। इट शुड बी सो कंस्ट्रूड, क्या रोल है इसका? एज टू रिमूव एनी एम्बिग्यूटी इन द मेन सेक्शन। लेकिन ये सेक्शन के स्कोप को बढ़ा नहीं सकता, अपनी तरफ से कोई नई बात जोड़ नहीं सकता। प्रोविजो जोड़ सकता है सर नई बात? प्रोविजो में कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन नॉट बी सो कंस्ट्रूड एज टू वाइडन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। क्लियर है क्या बेटा? बोलो आया? पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है? द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन इज टू इंक्लूड समथिंग विद इन अ सेक्शन। लाइक आपने सेक्शन में क्या इंक्लूड कर दिया? रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब। क्लैरिफाई एनी एम्बिग्यूटी इन द सेक्शन, आपने क्लैरिफाई कर दी एम्बिग्यूटी कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा किसमें? फ्री रिजर्व। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन, एक्सप्लेन हो जाएगा सेक्शन का मीनिंग अगर कोई डाउट है। लाइक सिक्योरिटीज प्रीमियम का मीनिंग हमने क्या किया? एक्सप्लेन किया। करा नहीं करा? ये मेक करता है मेन सेक्शन को मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। बोलो आया? लग रहा है आ रहा है, थोड़ा बहुत आ ही रहा है। अब बताओ, इंटरनल एड भी उतने बोरिंग नहीं है ना, बल्कि मैं कह रहा हूं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि इसमें हम एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही है, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो रहे हैं, वो देख के पढ़ रहे हैं। लास्ट आता है शेड्यूल। खत्म करते हैं इंटरनल एड्स को। सर शेड्यूल क्या है? शेड्यूल क्या होता है? बेसिक लैंग्वेज में शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल एक लिस्ट होती है। शेड्यूल क्या होती है बेटा? एक लिस्ट होती है। शेड्यूल एक लिस्ट है जो एक्ट के एंड में अटैच्ड है। सर अगर एक्ट को कोई मैटर डिटेल में समझाना है तो फिर वो एक्ट के अंदर नहीं समझाएगा, अलग से पीछे लिस्ट बनाएगा और वहां समझाएगा। ये शेड्यूल का रोल है। लाइक शेड्यूल 1 है कंपनीज एक्ट का, उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल का फॉर्मेट है, बहुत बड़ा फॉर्मेट है। उसमें 8-8 टेबल्स, 10-10 टेबल्स है। अब वो एक्ट के बीच में डाल देते तो अननेसेसरी एक्ट लंबा हो जाता। तो एक्ट के एंड में क्या बनाई गई? लिस्ट बनाई गई और समझाया गया। बोलो आया?